लगा और अंततः वह एक सुनसान जंगल में ही उतरकर सो गया। अगले दिन भी वही हुआ। तीसरा दिन बीत गया, फिर चौथा दिन भी निकल गया। हर सुबह की तरह नीलू फिर से उड़ चला। इस बार कुछ दूरी तय करने के बाद उसे नीचे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा तो घरों की संख्या बढ़ती चली गई। थोड़ी ही देर में वह एक विशाल नगर के ऊपर पहुंच गया। शहर के बीचों बीच एक चौड़ी सड़क सीधी एक भव्य राजमहल की ओर जाती दिख रही थी। नगर के लोग हैरानी से ऊपर देखने लगे। अरे देखो, एक मोर अपनी चोंच में कुछ दबाए इतनी तेजी से उड़ता जा रहा है। लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर माजरा क्या है। नीलू बिना रुके सीधे उस नगर के राजा महाराज सत्यवर्मा के महल तक जा पहुंचा। उस समय राजा महल के मुख्य द्वार के पास बैठकर प्रजा की बातें सुन रहे थे। नीलू ने कुछ दूरी पर उतरकर अपनी चोंच में दबा हुआ पत्ते में लिपटा हीरा जमीन पर रख दिया और थकान से वहीं बैठ गया। फिर उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कोई है, कोई है। राजा चौंक गए। उन्होंने सेवकों से पूछा, यह कैसी आवाज है, जाकर देखो। सेवक बाहर आए तो हैरान रह गए। महाराज, यह तो एक मोर है, उन्होंने कहा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तो देर किस बात की, इसे भीतर लेकर आओ। मैं इस बोलने वाले मोर को स्वयं देखना चाहता हूं। सेवक नीलू को आदर से भीतर ले आए। नीलू धीरे धीरे महल के अंदर पहुंचा और पत्ते में लिपटा हुआ हीरा राजा के चरणों में रख दिया। फिर सिर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। राजा ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और सेवकों से कहा, जल्दी से एक सुंदर कालीन और मुलायम तकिया ले आओ। हमारे अतिथि को सम्मान से बैठाओ। नीलू ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके पास एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूं। यह हीरा मेरे स्वामी धनराज की ओर से आपको भेंट किया गया है। उन्होंने सुना है कि आपकी एक अत्यंत सुशील और सुंदर पुत्री है। उसी संबंध में यह छोटी सी भेंट स्वीकार करने की विनती है। दोस्तों, जैसे ही महाराज सत्यवर्मा की नजर उस हीरे पर पड़ी, वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। मन ही मन बोले, इतना विशाल और चमकदार हीरा, और यह इसे छोटी सी भेंट कह रहा है। राजा ने मुस्कुराते हुए नीलू से कहा, यह भेंट तो अत्यंत मूल्यवान है। मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे स्वामी धनराज से करने को तैयार हूं। मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए। वे चाहें तो खाली हाथ भी मेरे महल आ सकते हैं। अगर उनके पास और गहने हों तो उन्हें अपने पास ही रखें। नीलू ने आदर से सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं आपकी यह बात अपने मालिक तक ज्यों की त्यों पहुंचा दूंगा। हम 141 दिनों के भीतर पुनः यहाँ उपस्थित होंगे। इतना कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और महल से बाहर निकल पड़ा। उधर धनराज के दिन बड़े कठिनाई से कट रहे थे। नीलू कई दिनों से घर नहीं लौटा था। वह कभी गांव की गलियों में भटकता, कभी जंगलों में उसे खोजता फिरता। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, तेरा मोर तो उड़ गया, हमने कहा था जानवर पालना तेरे बस की बात नहीं। एक शाम जब वह थककर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नीलू भीतर आ गया। उसे देखते ही धनराज खुशी से उछल पड़ा। उसने मोर को कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीलू ने प्यार से कहा, मालिक, अब बस कीजिए, मेरे लिए इतना मत रोइए। मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। धनराज ने कांपते स्वर में कहा, मैं तो समझ बैठा था कि तू इस दुनिया में नहीं रहा। जल्दी बता, क्या खबर लाया है। नीलू बोला, मालिक, पहले धैर्य रखिए और मेरी हर बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अब आपको वही करना होगा जो मैं कहूं। धनराज बिना सोचे बोले, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर कहो तो पहाड़ से भी कूद जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। नीलू हंसते हुए बोला, इतना बड़ा बलिदान नहीं चाहिए। बस कल सुबह मेरे साथ चलना है। मैं आगे आगे रहूंगा, आप मेरे पीछे चलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उस रात दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह होते ही नीलू आगे आगे उड़ने लगा और धनराज उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे लगातार 5 दिनों तक घने जंगलों से गुजरते रहे। 5वें दिन वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर नीलू बोला, मालिक, अब आप यहीं विश्राम कीजिए। नीलू की बात मानकर धनराज वहीं जमीन पर लेट गया। अचानक नीलू का व्यवहार बदल गया। वह धनराज के चारों ओर घूमने लगा और फिर अपनी चोंच से उसे जोर जोर से मारने लगा। धनराज दर्द से कराह उठा। रुको रुको नीलू, मुझे क्यों मार रहे हो। नीलू तुरंत रुक गया और गंभीर स्वर में बोला, मालिक, अब बस इतना ही।
लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप यहीं लेटे रहिए, जरा भी हिलना मत। इतना कहकर नीलू पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ गया। उधर सुबह का समय हो चुका था। महाराज सत्यवर्मा ने पूरे नगर की सड़कों पर सैनिक तैनात करवा दिए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज उनके होने वाले दामाद धनराज अपनी बारात लेकर नगर में प्रवेश करेंगे। तभी पहरेदारों ने देखा कि वही प्रसिद्ध मोर नगर की ओर आता दिखाई दे रहा है। वे तुरंत दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। महाराज, महाराज, धनराज के दूत नीलू को हमने आते देखा है। राजा स्वयं नगर के बाहर उसके स्वागत के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीलू को अकेला आते देखा, उनके चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, क्या सब ठीक है? तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? नीलू ने उदास स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आज बहुत अनर्थ हो गया। रास्ते में डाकुओं ने हमारे काफिले को घेर लिया। मेरे मालिक को बुरी तरह पीटा, जो कुछ उनके पास था सब लूट लिया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी छीन लिए गए। यह सुनते ही महाराज सत्यवर्मा का हृदय व्यथित हो उठा। यह तो बहुत अन्याय हुआ, उन्होंने कहा। हमें तुरंत उनकी सहायता करनी चाहिए। वे इस समय कहाँ हैं? राजा ने फौरन आदेश दिया, अस्तबल से हमारे सबसे उत्तम घोड़े लाए जाएं, सैनिक तैयार रहें। फिर उन्होंने दासियों को बुलाकर कहा, महल के सबसे सुंदर और कीमती वस्त्र तुरंत लाए जाएं। दासियां दौड़ पड़ीं और थोड़ी ही देर में रेशमी वस्त्रों से भरा थैला लेकर लौटीं। सफेद अंगवस्त्र, गहरे रंग की जैकेट, कमरबंद और एक भव्य पगड़ी। महाराज सत्यवर्मा बोले, हम स्वयं चलेंगे और अपने होने वाले दामाद को सम्मान सहित यहां लाएंगे। लेकिन तभी नीलू ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा अमूल्य है, पर यह कार्य मुझे अकेले ही करने दीजिए। मैं यह सब वस्त्र अपने स्वामी तक स्वयं पहुंचा दूंगा। राजा कुछ क्षण सोच में पड़े, फिर नीलू की बुद्धिमानी पर विश्वास करते हुए सहमति में सिर हिला दिया। महाराज सत्यवर्मा ने आश्चर्य से नीलू की ओर देखा और बोले, लेकिन तुम तो इतने छोटे से मोर हो, इतना सारा सामान अकेले कैसे ले जा पाओगे? नीलू आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका उपाय बहुत सरल है। आप यह सारा सामान घोड़े की पीठ पर बंधवा दीजिए। घोड़े की लगाम का एक सिरा उसकी गर्दन से बांध दें और दूसरा सिरा मेरी चोंच में पकड़ा दीजिए। मैं अकेला ही सब कुछ अपने स्वामी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने नीलू की बात मान ली। जैसे ही व्यवस्था हुई, दरबार में मौजूद सभी लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वाह, यह तो सचमुच अद्भुत मोर है, लोग आपस में कहने लगे। नीलू घोड़े के साथ साथ चलता हुआ उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां धनराज लेटा हुआ था। नीलू को देखते ही धनराज के चेहरे पर राहत और खुशी लौट आई। नीलू बोला, मालिक, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अच्छा भोजन और सम्मान दिलाऊंगा। अब उठिए, पहले स्नान कर लीजिए और ये वस्त्र पहनिए। धनराज हिचकिचाया, बोला, मुझे नहाने धोने की आदत नहीं है और यहाँ पानी भी ठीक नहीं लगता। नीलू ने सख्ती से कहा, नहीं मालिक, अब आपको राजाओं की तरह रहना है। शरीर साफ कीजिए, दांत चमकाइए और मन से डर निकाल दीजिए। काफी समझाने के बाद धनराज ने ठीक से स्नान किया। उसने अपना चेहरा और दांत अच्छी तरह साफ किए। जैसे ही उसने शाही वस्त्र धारण किए, उसकी पूरी काया बदल गई। चेहरा दमकने लगा और चाल में आत्मविश्वास आ गया। अब वह किसी साधारण भिखारी नहीं, बल्कि सचमुच एक राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। नीलू ने उसे देखते हुए कहा, मालिक, अब आपको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आज से आप कूड़े के ढेर पर दाने चुनने वाले नहीं रहे। अब आप हैं महाराज धनराज। बस एक बात याद रखिए, आप अधिक बोलेंगे नहीं। जो भी बात होगी मैं संभाल लूंगा। धनराज ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें नगर के सैनिक मिल गए। थोड़ी ही देर में महाराज सत्यवर्मा स्वयं अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ स्वागत के लिए आ पहुंचे। नीलू ने धीरे से धनराज से कहा, महाराज सत्यवर्मा को प्रणाम कीजिए। धनराज ने ठीक वैसा ही किया जैसा नीलू ने उसे समझाया था। वह आगे बढ़ा और झुककर महाराज सत्यवर्मा को प्रणाम किया। राजा भावुक हो उठे और प्रेम पूर्वक उसे गले लगा लिया। इसके बाद ढोल नगाड़ों और शंखनाद के बीच सभी लोग राजमहल की ओर बढ़ चले। महल में भव्य दावत सजी। चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण था। रात भर गीत संगीत और हंसी खुशी का दौर चलता रहा। अगली सुबह नीलू सीधे महाराज सत्यवर्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब उस कार्य को पूर्ण करने का समय आ गया है जिसके लिए हम यहाँ आए थे।
कृपया राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह हमारे स्वामी महाराज धनराज से शीघ्र संपन्न कराइए। महाराज पहले से ही अपने